स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द दीपावली फेस्टिवल के पर्सपेक्टिव से है। यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है जिसमें दीपावली फेस्टिवल को इंक्लूड किया गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस इंक्लूजन को एज ए नेशनल प्राइड मूवमेंट के रूप से ऑब्जर्व है वो किया है। यूनेस्को के द्वारा दीपावली फेस्टिवल या फेस्टिवल ऑफ लाइट को ऑब्जर्व किया है इंक्लूजन के समय में। ये फेस्टिवल एज ए लिविंग हेरिटेज के रूप से एग्जिस्ट है वो करता है, लार्जर लेवल के ऊपर इसका सेलिब्रेशन है वो कैरी आउट किया जाता है। आप देखिए कि जो सोशल बॉन्डिंग है उसको भी ये स्ट्रेंथन करता है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स के बिटवीन में हो या सोसाइटल जो पर्सनस है उनके बिटवीन में हो। ट्रेडिशनल जो क्राफ्टमैनशिप है हमारी कंट्री में जो एग्जिस्ट किया करती है उसको भी ये सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है इस फेस्टिवल का जो सेलिब्रेशन। यही वो ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट जिसके अंदर इंक्लूड है वो किया गया। स्टूडेंट्स हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए इस न्यूज़ से रिलेटेड। अब देखिए कि प्रीलिम्स के पेपर के अंदर तो काफ़ी बार क्वेश्चंस वो पूछे गए हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के रिगार्डिंग में। आपको जो नंबर ऑफ इंडियन आइटम्स हैं जो इस लिस्ट के अंदर में हैं उनको मेंशन कर दिया जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि रिसेंटली कौन सा ऐसा आइटम है जो इंक्लूड है वो हुआ। मेंस के एग्जाम के अंदर भी क्या यहाँ पे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन है वो फ्रेम हो सकता है। मेंस के अंदर में स्पेशली जो जीएस पेपर 1 है वहाँ पे आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और डायरेक्टली क्वेश्चन जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वो नहीं फ्रेम होगा। क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि हमारे यहाँ पे जो लार्जर लेवल के ऊपर में जो हेरिटेज थिंग्स हैं जो एग्जिस्ट किया करती हैं तो कौन से ऐसे प्रोविजन हैं, गवर्नमेंट का क्या यहाँ पे इनिशिएटिव है जिसके थ्रू इन जो नेशनल मोन्यूमेंट्स हैं जो हेरिटेज थिंग्स हैं जिनको कंजर्व एंड प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में इनिशिएटिव यहाँ पे कैरी आउट हुए हैं। तो स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल जो 49 है, आर्टिकल 49 मेंशन करता है जो भी हमारे यहाँ पे नेशनल मोन्यूमेंट है, हेरिटेज थिंग्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको कंजर्व करना ये स्टेट का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नेशनल मोन्यूमेंट को प्रोटेक्ट एंड कंजर्व करने के बारे में आर्टिकल 49 के अंदर मेंशन है वो किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम का जो इंस्टीट्यूशन है वो भी एग्जिस्ट करता है जो कि यहाँ पे कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन है उसी को प्रमोट है वो किया करता है। एंशेंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट है 1958 का जिसको कि 2017 के समय अमेंड भी किया गया था। एंशेंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट है वो भी यहाँ पे कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के ही रिगार्डिंग में है। तो ये कुछ ऐसे जो यहाँ पे जो लॉज जो एग्जिस्ट करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो आपको मेंशन करने होंगे अगर आपसे कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछा आपसे जाता है। अगर हम प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में रीड करें तो आप देखिए कि यूनेस्को के द्वारा 2003 के समय में, यूनेस्को के द्वारा 2003 के समय में एक कन्वेंशन है जो एग्जिस्टेंस में आता है कि जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसका ये कन्वेंशन, जिसके अंदर में 5 जो डोमेन्स हैं उनको मेंशन किया गया कि 5 ऐसे डोमेन्स हैं जिसमें हम कंजर्वेशन एंड जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसके कंजर्वेशन को कैरी आउट है वो करेंगे। कंट्रीज के बेसिस के ऊपर में जो लिस्ट है उसको यहाँ पे फॉर्म किया जाएगा। कंट्रीज के जो स्पेशल आप देखिए कि थिंग्स हैं जिनको इंक्लूड है वो किया जाएगा इस हेरिटेज लिस्ट के अंदर में। तो बेसिकली 5 जो डोमेन्स हैं वो कौन कौन सा है। फर्स्ट डोमेन है यहाँ पे ओरल जो ट्रेडिशन है उसके रिगार्डिंग में। स्पेशली आप देखिए कि जो स्टोरी टेलिंग है, जो आपको लोकल डायलेक्ट के अंदर में जो सॉन्ग्स गाए जाते हैं, तो ऐसा जो ओरल ट्रेडिशंस हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। ओरल ओरल जो ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट है। सेकेंड आप देखिए कि जो डोमेन है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रिगार्डिंग में वो है परफॉर्मिंग आर्ट। कोई यहाँ पे आर्ट है जिसका परफॉर्म किया जाता है, तो परफॉर्मिंग आर्ट को भी यहाँ पे इंक्लूड है वो किया गया। थर्ड जो डोमेन है वो है यहाँ पे बेसिकली सोशल प्रैक्टिस के रिगार्डिंग में कि कोई ऐसा सोशल प्रैक्टिस है वो एग्जिस्ट करता हो जिसमें लार्जर लेवल के ऊपर में जो पर्सन्स पार्टिसिपेट हैं वो किया करते हैं। फोर्थ यहाँ पे जो ग्राउंड है वो नॉलेज एंड प्रैक्टिस का है कि नॉलेज बेस कोई सोशल प्रैक्टिस यहाँ पे एग्जिस्ट करता हो, नॉलेज बेस कोई सोशल प्रैक्टिस हो। और फिफ्थ जो ग्राउंड है वो स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप के बारे में है। तो आप देखिए कि दीपावली के अंदर तो क्राफ्टमैनशिप भी है, तो दिया का मैन्युफैक्चरिंग होता है। सोशल बॉन्डिंग भी यहाँ पे जो सोशल प्रैक्टिस है वो भी कैरी आउट होता है लिविंग हेरिटेज के रूप से, या सोशल बॉन्डिंग जो ये स्ट्रेंथन करता है ये फेस्टिवल का सेलिब्रेशन।
इंडिया के अंदर में कितने ऐसे जो यहाँ पे लिस्ट के अंदर में थिंग्स हैं जिनको इंक्लूड है वो किया गया है, तो आप देखिए कि 2003 का ये कन्वेंशन है और इंडिया में 2008 के समय फर्स्ट टाइम जो थिंग्स हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर में फर्स्ट टाइम किसको इंक्लूड किया गया यहाँ पे। कुटियट्टम नाम से एक आप देखिए कि थिएटर परफॉर्मेंस है वो एग्जिस्ट किया करता है। कुटियट्टम नाम से जो थिएटर परफॉर्मेंस है उसको फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया जाता है। फिर आपको ट्रेडिशनल जो वैदिक चैंटिंग है, जो ट्रेडिशनल जो वैदिक चैंटिंग है, ओरल आप ट्रेडिशन में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, तो जो वैदिक चैंटिंग है उसको इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि वैदिक चैंटिंग के बाद में जो रामलीला है जो स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में जिसका परफॉर्मेंस हुआ करता है ड्यूरिंग द दशहरा सेलिब्रेशन है उससे पहले, तो बेसिकली स्टूडेंट्स रामलीला का जो प्रैक्टिस है उसको भी इंक्लूड किया गया है। उत्तराखंड के अंदर में जो गढ़वाल का रीजन है, उत्तराखंड लार्जर लेवल के ऊपर में टू पार्ट्स के अंदर में डिवाइड है, एक कुमायूं का रीजन है, एक गढ़वाल का रीजन है। तो गढ़वाल के रीजन के अंदर में आप देखिए कि एक फेस्टिवल हुआ करता है रमन, रमन एक फेस्टिवल है, तो रमन फेस्टिवल है उसको इंक्लूड किया गया। तो फर्स्ट है कुडियट्टम है, वैदिक चैंटिंग है, रामलीला है, रमन है, रमन के बाद में आपको मुडियट्टू है। मुडियट्टू कहाँ पे हुआ करता है, केरल के वहाँ पे। मुडियट्टू एक थिएटर परफॉर्मेंस है जो कि केरल के वहाँ पे कैरी आउट है वो किया जाता है। मुडियट्टू के बाद में आप देखिए कि कालबेलिया डांस जो कि राजस्थान के अंदर में परफॉर्म है वो किया जाता है कालबेलिया कम्युनिटी के द्वारा, जो कि जो स्नेक है, स्नेक का आप देखिए कि कैप्चरिंग के रिगार्डिंग में जो वर्क है वो किया करते हैं। कालबेलिया डांस है, छाऊ डांस है जो कि हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर में ये हुआ करता है, छाऊ डांस है, छाऊ डांस को इंक्लूड किया जाता है। छाऊ डांस के बाद में जो हमारा लद्दाख का रीजन है जहाँ पे बुद्धिस्ट चैंटिंग को कैरी आउट किया जाता है, लद्दाख के रीजन के अंदर में बुद्धिस्ट जो चैंटिंग है, बुद्धिस्ट चैंटिंग है। फिर स्टूडेंट संकीर्तना, संकीर्तना का प्रैक्टिस कहाँ पे होता है, मणिपुर के अंदर में। संकीर्तना यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था संकीर्तना के पर्सपेक्टिव से। फिर आपको ब्रास एंड कॉपर का जो यूटेंसिल्स हैं, ब्रास एंड कॉपर के यूटेंसिल जो कि पंजाब के अंदर में आप देखिए कि पंजाब के अंदर में इनका प्रैक्टिस हुआ करता है, तो ये आपको इस प्रैक्टिस को भी इंक्लूड किया गया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर में। ब्रास एंड कॉपर के यूटेंसिल के बाद में योगा जो है, योगा जिसके रिगार्डिंग में हम 21 जून को नेशनली इंटरनेशनल योगा डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं, और हमारा ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है योगा का, जो ऑब्जर्वेशन योगा का प्रैक्टिस है वो करना। फिर कुंभ मेला है, कुंभ मेला इसी साल आप देखिए कि प्रयागराज के वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है। 4 प्लेसेज हैं जहाँ पे कुंभ मेला ऑर्गेनाइज हुआ करता है, हरिद्वार है, प्रयागराज है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर में है, हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर में है, उज्जैन है। उज्जैन कहाँ पे है स्टूडेंट्स, वो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, सिप्रा जो रिवर है उसके बैंक के ऊपर सिचुएटेड है उज्जैन। और फिर स्टूडेंट्स नासिक का जो जगह है जो कि महाराष्ट्र के अंदर में है। ये 4 प्लेसेज हैं जहाँ पे कुंभ मेला ऑर्गेनाइज हुआ करता है। कुंभ मेला के बाद में जो दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा को इंक्लूड किया गया। दुर्गा पूजा बेसिकली जो बंगाल के अंदर में हुआ करता है, उसी दौरान में गरबा का जो डांस जो कि आपको गुजरात में मिलेगा, गरबा का जो डांस है, तो बाद में गरबा को भी इंक्लूड किया गया था। नवरोज जो कि पारसी न्यू ईयर है, नवरोज जो कि पारसी न्यू ईयर है, और नवरोज का जो सेलिब्रेशन है वो किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था, मेडिवल हिस्ट्री के दौरान में आप इसको रीड करोगे, आप देखिए कि मेडिवल हिस्ट्री में एक डायनेस्टी आती है स्लेव डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत के दौरान में एक डायनेस्टी आती है स्लेव डायनेस्टी, और उसके दौरान में एक किंग हुआ करते थे उनके बलबन। तो बलबन का जब समय था तो वो ये जो पारसी न्यू ईयर है नवरोज, उसके सेलिब्रेशन को वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपको दीपावली है जिसको इंक्लूड किया गया है। तो इस तरीके से इंडिया के 16 ऐसे थिंग्स हैं जो कि यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो लिस्ट है जिसके अंदर में इंक्लूडेड हैं। स्टूडेंट्स रिसेंटली यूनेस्को के बारे में 2-3 थिंग्स और हैं जो अभी न्यूज़ के अंदर में रही हैं। एक यूनेस्को का हुआ करता है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ऐसे सिटी जो क्रिएटिव कैटेगरी में है, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, चाहे वो फूड का सेक्टर हो, चाहे वो डिजाइन का हो, फिल्म इंडस्ट्री के रिगार्डिंग में हो, तो जो क्रिएटिविटी को जिन सिटीज के अंदर में लार्जर लेवल के ऊपर में जो वर्क देखने के लिए मिलता है तो उनको क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर में इंक्लूड है वो किया जाता है। अभी हमारे कंट्री से जो लखनऊ नाम का जो सिटी है जो कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ, उसको फूड का जो थिंग्स हैं, जो गैस्ट्रोनॉमी का जो थिंग्स है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि इसको यूनेस्को जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में इंक्लूड किया गया।
हेरिटेज साइट्स हैं वो कितना है हमारे कंट्री में, ये तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है। जो हेरिटेज का जो साइट्स हैं वो कितना एग्जिस्ट करता है, पहले आप देखिए कि 40 हुआ करते थे, पहले 40 हुआ करते थे। बाद में यहाँ पे 4 साइट्स हैं जो रिसेंट 1-2 ईयर्स के अंदर ही इंक्लूड हुए हैं, जिसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स पेपर के अंदर में। तो सबसे पहले आप देखिए कि शांति निकेतन है वो इंक्लूड होता है, शांति निकेतन है वो इंक्लूड होता है। शांति निकेतन के बाद में स्टूडेंट्स जो इंक्लूड किया जाता है वो है हमारे यहाँ पे होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं, होयसाला डायनेस्टी के जो टेम्पल हैं, जो कि आपको स्टार शेप के अंदर में मिलेंगे, मैसूर के नियर बाई एरियाज के अंदर में वो सिचुएटेड हैं। तो होयसाला डायनेस्टी के टेम्पल्स को इंक्लूड किया गया। अहोम एम्पायर के जो ब्यूरियल्स हुआ करते हैं, जिनको कि मोडम्स के नाम से जानते हैं, अहोम एम्पायर के जो ब्यूरियल्स हैं उनको फिर इंक्लूड है वो किया गया है। और स्टूडेंट्स फिर मराठा जो एम्पायर जो हुआ करता था, मराठाज की जो मिलिट्री लैंडस्केप है, इनके जो मिलिट्री फोर्ट्स जो हैं, मराठा जो मिलिट्री लैंडस्केप है, इनके जो फोर्ट हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया। क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि जो मराठा एम्पायर के जो मिलिट्री का जो फोर्ट है वो सभी महाराष्ट्र के अंदर ही सिचुएटेड हैं क्या, तो आप देखिए कि एक यहाँ पे जो फोर्ट है वो तमिलनाडु के अंदर में भी है, जो मराठा लैंडस्केप के रिगार्डिंग में हेरिटेज साइट के रूप से जो इंक्लूड हुआ है। तो ये कुछ रिसेंट डेवलपमेंट था यूनेस्को का, जिसको हमने रीड किया है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को देखा, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जो रिसेंटली इंक्लूडेड लखनऊ सिटी है उसको देखा हमने। और स्टूडेंट्स हमने रीड किया यहाँ पे रिसेंट इंक्लूडेड जो हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में। अब आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हमारे कंट्री के अंदर में कौन सा ऐसा सिटी है जो रिसेंटली लिटरेचर का जो कैटेगरी है, लिटरेचर सिटी के रूप से क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर में इंक्लूड है वो हुआ था। अब आपको एक तो ये क्वेश्चन बताना है, और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का फर्स्ट कौन सा सिटी है जिसको कि जो लिटरेचर का कैटेगरी के अंदर में है, जिसको लिटरेचर सिटी के रूप से जानते हैं। वर्ल्ड का जो फर्स्ट सिटी है जो इस क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में इंक्लूड होता है लिटरेचर कैटेगरी के अंदर में, तो क्या वो एडिनबर्ग नाम का जो सिटी है वो एग्जिस्ट करता है, और इंडिया का फर्स्ट कौन सा था ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। अमेजन जो आप देखिए कि एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी जो एग्जिस्ट करती है, उनके द्वारा कहा गया है कि आने वाले समय के अंदर में 35 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है, $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो इंडिया के अंदर में कैरी आउट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखिए कि यहाँ पे चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना हो, डाटा सेंटर को डेवलप करना हो, इस तरीके से यहाँ पे एक अपना प्रोस्पेक्टस है वो बताया गया है उनके द्वारा आने वाले समय के रिगार्डिंग में। रिसेंटली हमने रीड भी किया था कि जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भी इंडिया में एआई का जो डाटा सेंटर है उसको डेवलप करने के रिगार्डिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉमिस है वो किया है कि 17 पॉइंट कुछ बिलियन का, 17 पॉइंट बिलियन डॉलर है जो इंडिया में वो इन्वेस्ट करेंगे और डाटा सेंटर है उसका डेवलपमेंट को कैरी आउट करेंगे। तो जो एमएनसीज कंपनीज हैं अगर मोर इन्वेस्टमेंट को कैरी आउट करते हैं तो हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको ये इंक्रीज कर सकता है। प्रेजेंट समय में आप देखिए कि जो एफपीआईज हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, उनका एग्जिट करना हमारे मार्केट से, वो भी एक रोल प्ले किया है रुपये का जो डेप्रिसिएशन है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ओमान के पर्सपेक्टिव से है, ओमान और इंडिया के जो नेगोशिएटर्स हैं उन्होंने कंटिन्यूस लास्ट 1-2 ईयर से कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट उसके रिगार्डिंग में नेगोशिएशंस को कैरी आउट किया है लास्ट 1-2 ईयर के दौरान में। अब आप देखिए कि ओमान के वहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो लीडर्स हैं वो विजिट के लिए जाएंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन हो सकता है, नेगोशिएशंस वो कंप्लीट हुए हैं, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ओमान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में, तो हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं, बोथ कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशन 1955 से एग्जिस्ट किया करते हैं। 1955 से डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो एग्जिस्ट करते हैं। ओमान का जो लोकेशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो आप देखिए कि जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो कंट्रीज हैं उनके रिगार्डिंग में एक तो इसका इम्पोर्टेंस है। इंडियन ओशन रीजन के अंदर भी अपना एरिया है वो शेयर करता है। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जो कि एक इम्पोर्टेंट पासिंग पॉइंट है इस जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके रिगार्डिंग में, तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसका एंट्री पॉइंट के अंदर में ओमान का सिचुएटेड होना, तो इसका जो स्ट्रेटजिक एंड जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस है उसको ये इंक्रीज करता है। काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जिसके रिगार्डिंग में ओमान और इंडिया के रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया वहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर द
यूएस एंड चाइना के बाद में, जो कि ओमान के साथ में जो रिलेशंस हैं उनको कैरी आउट करता है, ट्रेड है उसको कैरी आउट करता है। ओमान के वहाँ पे आप देखिए कि एक पोर्ट सिचुएटेड है, पोर्ट का जो नेम है वो क्या है, दक्कम पोर्ट है। प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है। दक्कम पोर्ट है, उसका इंडिया को एक्सेसिबिलिटी है, इंडिया का जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन है उनको कैरी आउट कर सकता है इस पोर्ट के थ्रू। तो हमारा इंडियन ओशियन रीजन के अंदर ये प्रेजेंस है उसको ये इंक्रीज करता है। इंडियन ओशियन रीजन का जो नेवल संपोजियम है उसका भी पार्ट है ओमान। जो रिम एसोसिएशन है उसका भी यहाँ पे पार्ट के रूप से एग्जिस्ट है, वो करता है। रिसेंटली आप देखिए कि कुछ अदर कंट्रीज हैं उनके साथ में भी हमारा नेगोशिएशन है वो कंटिन्यूस है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पर्सपेक्टिव से। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो मेंशन करते हैं कि जो री राइटिंग ऑफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन रहेगा अगर जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आते हैं इंडिया के अदर कंट्रीज के साथ में। तो किन के साथ में हमारा नेगोशिएशन है, लेटिन अमेरिकन जो कंट्री है चिली, उनके साथ में हमारा नेगोशिएशन है। न्यूजीलैंड के जो लीडर हैं जो आने वाले समय में विजिट करेंगे उनके साथ में भी नेगोशिएशन है वो चल रहा है। यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में भी है। तो ये शो करता है कि हमारा किस तरीके से हम कमिटेड हैं हमारे ट्रेड की रिगार्डिंग में। हमारा जो ट्रेड जो बायलेटरल रिलेशंस है उनको बूस्ट करने के पर्सपेक्टिव से, और जो भी अनसर्टिनिटी है जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डील यहाँ पे किया है वो जा सके। और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का कम्प्लीटली री रिटर्न होगा, कम्प्लीटली चेंज होगा जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो एग्जिस्टेंस में आएंगे। क्योंकि हमें हमारा जो ट्रेड के एरियाज हैं उसको डाइवर्सिफाई करने का ज़रूरत था। यूएस का आप देखिए कि जिस तरीके से टैरिफ को इंक्रीज किया, तो इंडिया ने यहाँ पे अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स उनको उनकी उनकी नेगोशिएशन पे कंसंट्रेशन को कैरी आउट किया कि हमें जो हमारा एक्सपोर्ट है उसकी डेस्टिनेशंस को चेंज करना है, जिससे मोर डाइवर्सिफाई वे के अंदर हम किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंड ना होते हुए मोर डाइवर्सिफाई के अंदर हम ट्रेड है उसको कैरी आउट कर सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट ट्रैगोपन के बारे में है। ट्रैगोपन मीन्स कि आप देखिए कि जो तीतर जो हुआ करता है, हिंदी में इसको तीतर बोला करते हैं। तो वेस्टर्न जो ट्रैगोपन्स हैं जो कि बेसिकली हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड के रूप से भी रिकॉग्नाइज है, उसके ब्रीडिंग प्रोजेक्ट्स को बताया गया कि कैसे इस आईयूसीएन का इस एंडेंजर्ड स्पीसीज को, आईयूसीएन का जो लिस्ट है पहले वल्नरेबल में हुआ करता था अब इसको एंडेंजर्ड है वो बताया गया है। आईयूसीएन का जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उसके प्रोटेक्शन को कैसे बूस्ट किया जा सकता है, उसके ब्रीडिंग प्रोजेक्ट्स हैं और इसका कंजर्वेशन है वो इंश्योर हो सके। पहले लार्जर लेवल के ऊपर में इसका जो संख्या है वो पाया जाता था, पर समय के साथ में जो हैबिटाट है उसके अंदर में एनक्रोचमेंट होना, स्पेशली आप देखिए कि जो वेस्टर्न हिमालयन जो स्टेट्स हैं जिसमें आप हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है और पाकिस्तान का भी कुछ पार्ट है जहाँ पे इसका प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। तो वेस्टर्न ट्रैगोपन्स हैं उनके बारे में है जो कि आप देखिए कि एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। कहाँ पे ये मिला करता है, किसी प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में। तो ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश का ही ये स्टेट बर्ड है। यूरोपियन यूनियन का एक है कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, उनके द्वारा मेंशन किया गया कि जिस तरीके से जो कोप कोप 30 का मीटिंग हुआ था, कोई नेगोशिएशन है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया है लार्जर लेवल के ऊपर में। जो मीन यहाँ पे अर्थ टेम्परेचर है वो इंक्रीज रहेगा और जो 2025 है ये सेकंड या थर्ड यहाँ पे वार्मेस्ट ईयर के रूप से इस्टेब्लिश है वो हो सकता है। तो कोपरनिकस जो क्लाइमेट सर्विस है उनका यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है कि कंटिन्यूअस अर्थ का जो मीन टेम्परेचर है वो इंक्रीजिंग सिचुएशन में है, हमें कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करना होगा। डेवलपिंग कंट्रीज के यहाँ पे ऑब्जेक्शन ये हैं कि कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी आउट किया जाए, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहे बट कॉमन नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उन्होंने आप देखिए कि मोर एमिशन किया है, उन्होंने यहाँ पे जो पोल्यूट किया है कम्प्लीटली जो अर्थ सिस्टम है, तो उनको यहाँ पे अपना जो पे है वो करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, चाहे टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के रिगार्डिंग में हो, चाहे यहाँ पे फंडिंग के पर्सपेक्टिव से हो, जिससे कि वो क्लाइमेट चेंज है उसको डील यहाँ पे कर सके। जो रसियन जो लीडर हैं जो 23rd इंडिया रसिया के एनुअल समिट के लिए आए थे, तो आप देखिए कि जो रसियन लीडर हैं, अब रसियन अथॉरिटीज़ ने इंडिया को जो डिफेंस सपोर्ट है वो प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में कुछ यहाँ पे जो SU-57 जो एयरक्राफ्ट हैं, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स हैं, सबमरीन्स हैं, उनको बेसिकली आप देखिए कि प्रपोजल है वो रखा है। इंडिया ने यहाँ पे इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट है। इंडिया का रिस्पॉन्स डिफरेंट किस वजह से है
कि हम वेपन का जो परचेज है उसको लार्जर लेवल के ऊपर में नहीं कैरी आउट करेंगे, हम इंडिया के अंदर ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उनको कैरी आउट करना चाहते हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को कैरी आउट करना चाहते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए, टेक्नोलॉजी का आप ट्रांसफ़र कीजिए, जिससे कि इंडिया भी एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब है उसके रूप से इमर्ज हो सके। रिसेंटली आप देखिए कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इनोग्रेट करते हुए हमारे डिफेंस मिनिस्टर का भी यही स्टेटमेंट था कि हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का जो एरिया है उसके लिए अपने जो पैरामीटर्स हैं उनको इम्प्रूव करना है, उसके रिगार्डिंग में हमें यहाँ पे प्रोडक्शन है उसको कैरी आउट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडियन एयरफोर्स का जो मोहनबारी नाम का जो एरिया है आसाम के अंदर में, इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से अपना वेलोर है जो सेक्रीफाइस है, और आप देखिए कि जिस तरीके से 1971 वॉर के अंदर में पार्टिसिपेट किया, तो उसी के ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे बताया गया है। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के रूप से भी जिसको देखा जाता है, इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट होता है, वेस्टर्न पार्ट के अंदर में भी कन्फ्लिक्ट होता है, ईस्टर्न पार्ट के अंदर में भी कन्फ्लिक्ट है वो होता है। नेवल फोर्स का भी आप देखिए उस समय में यहाँ पे इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, और हमारा जो नेवल फोर्स से ही रिलेटेड ऑपरेशन एक ट्राइडेंट है, ऑपरेशन ट्राइडेंट है, जिसके थ्रू आप देखिए कि इंडियन नेवी ने जो कराची पोर्ट है उसको डिस्ट्रॉय है वो कर दिया था। उसी के ऑब्जर्वेशन में हम 3 दिसंबर का जो डे है 1971 के उस इवेंट की वजह से 3 दिसंबर को एज ए नेवल डे के रूप से सेलिब्रेट है वो किया करते हैं। स्टेट का जो यहाँ पे कमिटमेंट है, कमिटमेंट आप देखिए कि पीपल्स के लिए है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडरशिप है उसके जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए नहीं है। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है एक केस के अंदर में, एक पर्सन है जो इलीगल माइनिंग के अंदर में इन्वॉल्व थे, उनके रिगार्डिंग में एक स्टेट के द्वारा पेटिशन को फाइल किया गया, तो कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो स्टेट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पीपल्स का वेलफेयर हो, पीपल्स को यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, ना कि आप देखिए किसी पर्सन को यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो रोहिंग्याज के लिए जो स्टेटमेंट दिया उसके उसके रिगार्डिंग में जो उनको आप देखिए कि उनके अगेंस्ट में जो कैंपेन चलाया गया है उसको कंडेम है वो किया गया है फॉर्मर जजेस के द्वारा, कि ये बेसिकली नहीं होना चाहिए, रोहिंग्याज जो है वो इंडिया के पार्ट नहीं है, कोई उनको आप देखिए रेड कारपेट के थ्रू वेलकम है वो नहीं किया जाएगा। उनको डिपोर्टेशन के रिगार्डिंग में एक पेटिशन फाइल हुआ था जिसमें जो सीजीआई है उनका ये ऑब्जर्वेशन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे प्रोटेक्टेड जो मैरीन एरिया हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है कि आप देखिए कि कुछ मैरीन एरियाज के अंदर में जो ब्लॉक्स हैं जो प्राइवेट कंपनीज को दे दिए गए थे, उसी के रिगार्डिंग में केरल में जो प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला था फिशरमैन्स का, अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्लियरिफाई किया है कि वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी है उसको नहीं कैरी आउट किया जाएगा, जो लोकल पर्सन्स हैं जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान है उसको कैरी आउट होगा, उसी के बाद में वहाँ पे जो डिसीजंस है वो रहेंगे एक्सप्लोरेशन की रिगार्डिंग में। H1B वीजा के बारे में है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनको पब्लिक करने का एक डिमांड था यूएस अथॉरिटीज का, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पब्लिक किया जाए, एंटी यूएस कोई उनका जो सेंटीमेंट्स हैं वो तो नहीं है, उनको डील करने के रिगार्डिंग में ये इनिशिएटिव है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो एक ट्रेन का एक्सीडेंट सामने आया था उसी के बारे में कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी, कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जो लोको पायलट हैं उनके कुछ मिस्टेक को यहाँ पे मेंशन किया है, जिसकी वजह से ये क्रैश है जो एक्सीडेंट है वो देखने के लिए मिला था नवंबर के मंथ के समय में। कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी आपको याद होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उसके अंडर में वर्क करता है, जो एयरलाइन के रिगार्डिंग में भी अभी न्यूज़ में था। आज हमने एयरलाइन और पॉलिटिकल न्यूज़ है उनको इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि कंटिन्यूस हम उनको काफ़ी दिनों से डिस्कस हैं वो कर चुके हैं। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स लास्ट 1 ईयर के दौरान में जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स हैं उसके थ्रू यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का जो मनी है उसको बताया गया। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का बेसिक मैंडेट यही था कि इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया के अंदर में जो यहाँ पे जो सप्लाई चेन का जो सिस्टम है उसको बूस्ट किया जा सके। ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम एग्जिस्टेंस में आया था। 1.8 लाख करोड़ के आसपास जो पैसा है वो इन्वेस्ट हुआ है इस स्कीम के थ्रू। मिनिस्टर के द्वारा अपना ईयरली रिपोर्ट है उसमें ये मेंशन किया गया। थाईलैंड और कंबोडिया का जो कन्फ्लिक्ट था जो कि 2 मंथ बिफोर भी आप देखने के लिए मिला था, बॉर्डर एरिया में जो डिस्प्यूट है उसके रिगार्डिंग में, और अब फिर यूएस के इंटरवेन के बाद में पीस इस्टेब्लिशमेंट का कहा गया था, अब फिर से कन्फ्लिक्ट है थाईलैंड एंड कंबोडिया के बारे में। 11th सेंचुरी का जो डायनेस्टी है उसका कुछ टेम्पल एरियाज हैं उसके क्लेम्स के रिगार्डिंग में ये कन्फ्लिक्ट है। एक कंट्री के द्वारा डिमांड किया जाता है कि हमारे अंडर में है, अदर कंट्री का डिमांड यही है कि हमारा टेरिटरी के अंदर में ये टेम्पल है वो एग्जिस्ट किया करता है।
तो आसियान कंट्रीज का ज़रूरत है कि एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन को कैरी आउट करें, जिससे कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसको कैरी आउट है वो किया जा सके, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो यहाँ पे हो सके। ऐसा ही आप देखिए कि जो कन्फ्लिक्ट सिचुएशन है सूडान का, जो सिविल वॉर है उसके बारे में मेंशन किया गया कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो सूडान में हुआ है, तो बोथ कंट्रीज का लोकेशन आपको देखना है, कंबोडिया और थाईलैंड का। यहाँ पे सूडान के लोकेशन को भी देखना है कि कैसे कंटिन्यूस सिविल वॉर होने की वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन में डिक्लाइन हुआ है, ह्यूमैनिटेरियन जो पैरामीटर्स हैं उनके अंदर में कम्प्लीटली डिक्लाइन है वो हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि नेपाल के बारे में है, जैनजी का जो मूवमेंट था। अब जैनजी के जो लोग हैं उन्होंने 10 पॉइंट्स रखे हैं यहाँ पे रिफॉर्म के रिगार्डिंग में, जिससे कि रिफॉर्म कैरी आउट हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईयू के बारे में है, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने कहा है कि वो एमिशन है उसको 90% रिड्यूस करेंगे 2040 के 40 के समय तक, 1990s के लेवल के समय में। फिर अगर हम बात करें थाईलैंड कंबोडिया का जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व करने के बारे में, यूएस प्रेसिडेंट का मेंशन है। जो वेनेजुएला का जो लीडर हैं जिनको कि नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, अपोजिशन की पार्टीज को यूनाइट करने वाला जो लीडर हैं, उनकी उनकी जो डॉटर है उनको नोबेल पीस प्राइज है वो यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि कंटिन्यूस आप देखिए कि उनके अगेंस्ट में चार्जेज हैं, जेल के अंदर में है वो यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चिल्ड्रंस के यूज के लिए बैन जो किया है वो इम्पैक्ट एग्जिस्टेंस में आया है वो लो यहाँ पे। और स्टूडेंट्स यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने जिस तरीके से पीस प्रोसेस को डिले किया है, कीव के अंदर में जो यूक्रेन के वहाँ पे इलेक्शंस हैं वो कैरी आउट हों, उस डिमांड के बारे में ये यूएस अथॉरिटीज़ का जो डिसीजन। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी